अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 6 इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर ऑन पेज नंबर 70 अगर सेम प्रिंट है आपकी और मेरी किताब का। तो कहाँ पहुँचे थे हम बात कर रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30s एंड हाउ इट सीम्स टू हैव बीन अ वेरी काम लाइफ नाउ कि घर गृहस्थी भी ठीक है, अ वाइफ हु इज़ वेरी सपोर्टिव, अच्छी रिलेशन है उनके साथ। देन आफ्टर दैट जो बाकी मामलात हैं वो भी ठीक हैं, मॉनेटरी मामलात भी ठीक हैं। तो इट फाइनली सीम्स टू बी अ वेरी हैप्पी लाइफ और शुड वी से कंटेंट लाइफ। लेकिन उसके बावजूद जो बाहर की कंट्राडिक्शंस, माहौल की कंट्राडिक्शंस हैं वो तो अभी भी विजिबल रही होंगी, जिनमें फिर हमने बात की कि समथिंग टू गिव देयर वैल्यूज़ अ फ्रेमवर्क मस्ट हैव एग्जिस्टेड। एंड ऐसा ही हमको फिर पता चला हुनफा का ग्रुप था जो बिलीफ शेयर करते थे, जो वी कैन से बड़े नियर हैं अभी के मुसलमानों के बिलीफ्स के। सो सच ए ग्रुप एग्जिस्टेड इन द अरब्स, अमंग द अरब्स। अब आगे की बात है, लेज़ी हेज़ल्टन जो आगे डिस्क्राइब करती हैं, शी नाउ वांट्स टू प्लेस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द एक ऐसे माहौल में जहाँ पे उनका जो अब वी आर इन 30s राइट, तो अब वो जो एज 40 में मामला हुआ, जो पहली वही का मामला हुआ, उसके लिए शी इज़ काइंड ऑफ बिल्डिंग अप नाउ। लाइक आई हैव सेड बिफोर, दिस biography is written more like a novel. That's what makes it beautiful as well. तो इस वजह से इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीनरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड एट्सेट्रा वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत है, बहुत ज़्यादा। आई वुडेंट से कि ज़्यादा भी तो नहीं है, अनफ है, जितना होना चाहिए उतना है, मेक्स अ गुड रीड। तो कहती हैं कि हिजाज माउंटेन्स के जो ये रेड ग्रेनाइट है, ये कोई स्मूथ जेन लाइक स्टोन नहीं था। ये जो टेरेन है यहाँ का, ये बड़ा रगड है, ये बड़ा हार्श है। और इसके लिए ये मेटाफर यूज़ करती है और कहती है कि अगर आप गिरेंगे एंड यू वुड फॉल ऑन योर हैंड्स, या अगर आप गिर रहे हैं फ्रॉम अ क्लिफ एंड यू होल्ड ऑन टू सम रॉक, ये इतनी हार्श है ये पत्थर कि दे वुड गेट योर हैंड वुड बी ब्रूज्ड, और खून ही खून निकलेगा आपके हाथ से, ऐसे पत्थर है ये। लेकिन इस हार्शनेस में अपनी खुद की एक खूबसूरती भी है। अगर आपने डेज़र्ट टेरेन देखा होगा, डेज़र्ट टेरेन में कैसे मामलात होते हैं, और उसमें भी फिर हिजाज का जो टेरेन है इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ रेमिनिसेंट ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन देन। देखिए, मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि इल्म बिगेट्स मोर इल्म। तमाम उलूम नेसेसरी है किसी भी इल्म को समझने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, तमाम इल्म नेसेसरी है किसी भी इल्म को समझने के लिए। तो जैसे कहने का मतलब मेरा कि जो इन्होंने ये बात की, मेरे दिमाग में पूरा वो वेदरिंग और इरोजन का इल्म मेरे दिमाग से इट पास थ्रू इट। एक क्विक रिवीजन सा हो गया मेरे दिमाग में, कैसे एब्रेशन होता है, कैसे ये हवाएं चलती हैं और उसके अंदर हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, धूल के, रॉक्स के, और वो कैसे टकराते हैं बाकी रॉक्स के साथ और उनको एब्रेट करते हैं, उनके उनसे और थोड़े से प्लकिंग करते हैं, कैसे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं डेजर्ट में। ये जो इल्म है ये बड़ा खूबसूरत है और बड़ा ना मज़ेदार है। आपको पता होगी, अगर ना भी पता हो तो जान लीजिए, ये जो सहारा डेजर्ट इज़ नॉर्दर्न अफ्रीका। नॉर्थर्न अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में यूरोप है, इमीडिएट नॉर्थ में यू वुड सी से फॉर एग्जांपल इटली है, ग्रीस है। तो ये सारे ममालिक है, स्पेन है, पुर्तगाल है, फिर फ्रांस भी है। तो यहाँ से जो हवाएं चलती है ना, ये सहारा डेजर्ट के ऊपर से दे मूव फर्दर नॉर्थ, मेडिटेरेनियन होके दे एंटर यूरोप। और यूरोप में जब बारिश होती है
ऐसे टाइम पे जब ये हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही होती है तो दे ब्रिंग इन रेड रेन ऑरेंजिश रेन फॉल होता है वहाँ पे। द रीज़न इज़ ये सारी हवाएं जो सहारा डेजर्ट से चल रही होती है, दे टेक दैट डर्ट विद देम। हम कश्मीर में बात सुनते हैं अक्सर वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की, कि हाउ यही मेडिटेरेनियन का जो पानी है ये बरसता है हमारे यहाँ। तो बड़ा खूबसूरत है ये जियोग्राफी का इल्म, इसको इसको हासिल करें, ये बड़ा खूबसूरत है। तो डेजर्ट में भी बड़े डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं, लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो वो जो क्या कहते हैं उनको, रेत रेत के जो खुद के पैटर्न्स बनते हैं डेजर्ट में, दे आर अमेजिंग। और वैसे ही फिर रॉक्स के भी पैटर्न्स बनते हैं, देयर देयर समथिंग कॉल्ड ए मशरूम रॉक जो डेजर्ट्स में हमको मिलती है। तो खैर, इट्स ब्यूटीफुल। वो क्रिसेंट शेप के होते हैं वो जो सैंड के पैटर्न्स होते हैं डेजर्ट में। सो दे possess immense beauty even with this harshness. Wrapped in his threadbare robe against the gathering chill of early evening. ये अब एक तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे माहौल में, डेजर्ट का जो माहौल होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये जो सैंड होती है ना, ये गर्म जल्दी होती है दिन में, और रात में ये जल्दी ठंडी हो जाती है। तो डेजर्ट काइंड ऑफ हैज़ बड़ा ही वेरिएबल टेम्परेचर, डायगोनल टेम्परेचर कहते हैं इसको। दिन और रात में बड़ा डिफरेंस होता है वक्त ये टेम्परेचर में। अगर दिन एज हाई एज 40 जाएगा तो रात एज लो एज 0, 1, 2, 3 डिग्री चली जाएगी। ऐसा होता है डेजर्ट में मामला। अच्छा, बड़े सारे लोगों का, आपने भी शायद ज़िंदगी में ऐसे आर्ग्यू किया हो कि ये जो इल्म हम हासिल करते हैं स्कूल लाइफ में, a² + b² + 2ab = a+b होल स्क्वायर, या ऐसी डिफरेंट चीज़ें, आपने डेफिनेटली एक ना एक बार ज़िंदगी में आर्ग्यू किया होगा, इन चीज़ों का ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हमारे बच्चे ना ही स्कूल लाइफ में अच्छे से इल्म हासिल किए होते हैं, और जब फिर वो आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी उनको नहीं पता होती। ये नहीं है कि इन चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये मेरे दिमाग में क्यों ख्याल आया, क्योंकि ऐसे ही एक चीज़ आपने सीखी होगी अपने स्कूल लाइफ में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब मैं ये बात कर रहा था आपके सामने कि कैसे ये जो ये पत्थर होता है, इसको हम ये बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो एट वंस मेरे दिमाग में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कंसेप्ट आया जो फिज़िक्स में हमने पढ़ा था बचपन में। लोहार के पास आपने देखा होगा पानी रखा होता है, जब वो किसी चीज़ को गर्म करता है लोहे को, फिर वो उसको मारता है, जैसे भी उसको शेप करता है, और फिर उसको जल्दी से पानी में डालता है। वाई डज ही यूज़ वाटर, वाई नॉट एनीथिंग एल्स? ऑफ कोर्स वाटर इज़ चीप, रेडीली अवेलेबल, बट दैट्स नॉट द प्राइमरी रीज़न वाई ही यूजेस वाटर। अगर लोहे को ऐसे ही हवा में रखेंगे, इट वुड टेक टाइम टू गेट कूल डाउन, लेकिन अगर पानी में रखेंगे तो इट कूल्स डाउन क्विकली। व्हाट इज़ द रीज़न? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये इल्म ना, तो आप देखिए कैसे एक सेंटेंस को पढ़ के कोई और बहुत सारी और चीज़ें समझता है, लेकिन कोई और बहुत कम चीज़ें समझता है। और इसमें फिर से वही बात है फंडामेंटल, कि तमाम इल्म किसी भी इल्म को समझने के लिए ज़रूरी है। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो अब ये जो ये कूल शाम होगी, इवनिंग होगी, ये ठंडी इवनिंग होगी ना, वी अंडरस्टैंड कि ये ठंडी क्यों होगी। ये ठंडी इसलिए होगी बिकॉज दीज रॉक्स दे गेट कोल्ड, ये क्विकली ठंडी हो जाती है, और इनसे टकराती हवा भी ठंडी हो जाएगी। तो ये जो पूरा माहौल है बहुत ठंडा हो जाएगा। एंड हाउ वुड यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम दिस कोल्ड? यू वुड हैव अ रोब अराउंड यू। एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी माहौल में जीते हैं, and he is living in this, and we know that he used to go to this mountain, जबल नूर उसको कहा गया फिर बाद में। तो इस पहाड़ के पास वो जाते थे, वहाँ गार हिरा में जाते थे वो। तो this is what his routine must have been, this is what he would have been clothed himself with. He would watch as the monotonous glare of day gave way to a rich light that mellowed the mountains into gold. ये दोपहर के टाइम की अब बात हो रही है, लेट आफ्टरनून, इवनिंग का एंट्री हो रही है, और उस वक्त जो गोल्डन एटमॉस्फेयर बनता है डेजर्ट में,
तो अब देखिए ये सारा जो इल्म है ना, ये सारा फिजिक्स का इल्म है, एंड दैट मेक्स फिजिक्स फैसिनेटिंग कि व्हाई इज आफ्टरनून रेड, व्हाई नॉट ब्लू, और दिन ब्लू क्यों है। ये बड़ा खूबसूरत इल्म है। और देखते होंगे वो, अब उस वक्त तो मक्का में इतनी टॉल बिल्डिंग्स नहीं थी, तो द सनसेट वुड हैव बीन वेरी विजिबल एंड वेरी नियर, he must have felt it. And Leslie Hazelton says कि there must have been a slight tremor inside him. जब वो देखते होंगे सन कैसे गुरूब होता है, कैसे डूबता है, abruptly it slips from the sight, अभी था अभी नहीं है, and what it leaves is just this red glow, and then it goes. और एज इफ कोई पर्दा बिछा रहा है पूरी दुनिया पे, देयर इज ए हैवी वेल ओवर द यूनिवर्स नाउ, पूरी दुनिया अब अंधेरे में है। ही मस्ट हैव सीन इट, ही मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट। और उसके बाद इन कम्स द मून एंड द डेजर्ट नाउ फ्रॉम रेडिश, इससे पहले गोल्डन था, अब कुछ देर पहले रेडिश था, अब ब्लैकिश हो गया, एंड इन कम्स मून एंड इट नाउ बिकम्स अ सिल्वर लैंडस्केप। और देयर वुड बी द एथीरियल cold light of the star-studded sky at new moon. जब ये मून ही नहीं होगी तब वो स्टार स्टडेड क्लियर स्काई, डेजर्ट्स में बड़ा क्लियर स्काई होता है। एंड देन द क्वालिटी ऑफ टाइम इटसेल्फ सीम्ड टू चेंज, एज दो ही कुड सेंस इट स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। इतनी लंबी रात हो जाती होगी, एंड इसी में ये ठंडी ब्रीज चल रही होती होगी, और यही चलते चलते सुबह हो जाती होगी, और वो एक और हवा जो सुबह की होती है, फिर से एटमॉस्फेयर का बदलना और वो स्काई का कलर का चेंज होना, एंड द सिग्नल कम्स दैट द टाइम हैज़ रिटर्न्ड, द नाइट्स विजिल वाज अबाउट टू एंड। ये जो पूरा शब बेदारी करते होंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, these natural hints would tell him what time it is there. क्या करते थे वो ऐसे रातों को वहाँ? We don't have much information. Did he practice breathing exercises? We don't know. ये exercise यहाँ पे उस सेंस में नहीं लेना, exercise मतलब physical exercise ना, जिम चलना दौड़ना, वैसे exercise जो health के लिए exercise होती है, यहाँ पे exercise उस context में नहीं है। ये है कोई भी चीज़ करना, जैसे we this is our daily exercise that we have this session on the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो जिस सेंस में इस सेंटेंस में एक्सरसाइज वर्ड यूज हुआ, उस सेंस में एक्सरसाइज हो रहा है कि वुड ही डू दीज मेडिटेशनल ब्रीदिंग। अगर आप लोग योगा से वाकिफ़ हैं तो योग में ऐसा होता है, बड़ा मशहूर किया है योग ने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को। दैट इज़ नॉट टू से कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कंट्रोल ऑन ब्रेथ इज़ यूनिवर्सल, ये लगभग तमाम ट्रेडिशंस में है। तो did he practice these breathing exercises? We don't know. और फिर लेज़ली हेजल्टन कहते हैं इबादत भी क्या है। आफ्टर ऑल इबादत भी तो एक तरीके का ब्रेथ कंट्रोल ही है। कैसे? इबादत में आप क्या करते हैं? देयर इज रिदमिक इनकैंटेशन। आप कोई चीज़ को बार बार एक रिदम के साथ पढ़ रहे होते हैं, एंड देयर इज दिस लॉन्ग रिदमिक इनकैंटेशन ऑफ द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, एंड इट्स साउंड वुड रिवर्बरेट इनसाइड यू, inside your throat, inside your mouth, inside your chest, and आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो वही कंट्रोल करेगा। अगर आपने तिलावत कुरान ध्यान से देखी होगी, जो आयत पढ़ता है ना कारी, तो आप नोटिस करेंगे वो उसकी ब्रेथ के अराउंड ही हो रहा होता है सब कुछ। तो एक लंबी आयत है कोई, तो ही माइट नॉट टेक अ पॉज, ही वुड टेक द पॉज टुवर्ड्स द एंड, and there's the rhythm in how he recites it. So even if he would not practice this breathing, meditational breathing, and in its place he would have rhythmic incantations, zikr जिसको हम बोलेंगे Muslims, even then it is related to the same breathing, and all these create an awareness of the ruh in a human being. और रूह भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। रूह इन अरबिक इज ऑल्सो द वर्ड फॉर विंड, एंड ऑल्सो फॉर ब्रेथ, ऑल्सो फॉर स्पिरिट दैट इज इनसाइड यू, एज दो द स्पिरिट इज बॉर्न ऑन द विंड और इट्स इन द ब्रेथ itself. What would he be chanting?
if he would be chanting at all. We don't know. Probably Labbaik Allahumma Labbaik, because this was known to Meccans, to the Arabs. Here I am, oh God, here I am, Labbaik, present sir, मैं यहीं पे हूँ. Or while he was doing it, did he find a new one? जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, मे बी ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसको इसका जिक्र इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन प्रोबेबली द हाईएस्ट, कि सबसे आला दर्जे की, अकबर दर्जे की जिक्र अगर कोई है तो वो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह. प्रोबेबली दैट्स व्हाई लेस्ली हेजल्टन ने इसको चूज किया है टू फिल द प्लॉट. तो वाज इट ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट गॉड? But whatever it was, we would never know. Why? Because we don't have reports of it. Did sibilance take over his body, his breath slowing and deepening as the soft musical chant enchanted the tongue, rolling from deep inside him out into the empty night? कहते क्या वो गुम हो जाते थे अपने इस चैंटिंग में? We would not know once again how far he would get into it. What was the discourse he was entering with God when he was there in Ghar Hira? We would never know. Alone here on the mountain. दुनिया के शोर शराबे से दूर, दुनिया के क्लेम्स और नैरेटिव्स और झगड़ों से, मोहब्बतों से, सबसे दूर. Did he find the clarity he was seeking? जो आप इससे दूर भागते हैं, इस चकाचौंध से किस लिए भागते हैं? To get some clarity. Did he find that clarity? Or if not any clarity, the acceptance of his being different, of his apartness, कि मैं ये नहीं हूँ. जब वो देखते होंगे वहाँ से, तो उनको दूर से दिखता होगा कि ये जो ये शहर है, इसमें बड़ा शोर शराबा है, इसमें बड़ा जुल्म भी है, इसमें अच्छा भी है, इसमें बुरा भी है. और कुछ उनके अंदर से बोलता होगा कि ये तुम नहीं हो, you are different. And would that give him certain peace? We would not know. What we know is he would spend nights all together एक साथ in such vigils. ये शब बेदारी की रातें एक साथ he would go there in. ऐसा नहीं होता था कि डेली के रोज़ गए वहाँ पे, रात बिताई, आगे अगले दिन फिर अगले शाम गए, फिर रात बिताई, आगे नहीं. It was not like that. He would take a few days all together. He would stay there. He would take some food with him, and then he would come back after a few days. So he would spend these nights on end in such vigils. थोड़ा सा खाना अपने साथ लेते थे और पानी. And each time when he would come down, जब वहाँ से वो वापस आते थे, पहले वो जाते थे खाने काबा के पास और वहाँ तवाफ करते थे 7 बारी. He would do that tawaf with his left shoulder inwards, left side towards Kaaba. So that would make anti-clockwise movements. अगर आप लोग को मौका मिला है कभी हज या उम्रा पे जाने का, नहीं भी मिला है तो इंशाल्लाह आगे मिलेगा, तो यू वुड सी कि डायरेक्शन ऑफ तवाफ़ क्या होती है. तवाफ़ मतलब खाने काबा के अराउंड जो हम गर्दिश करते हैं, घूमते हैं उसके अराउंड, उसको तवाफ़ कहते हैं. और उसका जो डायरेक्शन है, इट्स नॉट हैफेजर्ड कोई भी किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है, नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. विच डायरेक्शन? योर लेफ्ट आर्म फेसिंग द काबा. तो जब यहाँ से वापस आते थे तो पहले खाने काबा के पास जाते थे, एंड ही वुड सर्कल इट 7 times in this direction. And this was his ritual of homecoming, as if कि now I am back home. ये एक वो ट्रांजिशन सा था, एक वो दरवाज़ा कि अब मैं स्पिरिचुअल से मंडेन की तरफ आ रहा हूँ, कमिंग बैक टू द एवरीडे ह्यूमन लाइफ ना, ह्यूमन वर्ल्ड. और ये जो this event would be in between that Ghar Hira wale moments and then the embrace of his wife, the bedrock of his life, Hazrat Khadija. And wow, what a beautiful moment, what a beautiful thing to come back home to. You think about it, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, दुनिया के सरताज and बादशाह, तमाम जहानों के बादशाह, he is there on what is Jabal Noor, the pride of all mountains, and he is praying there, and he is with whom? He is with Rabb at that moment. And when he leaves that mountain, where does he go? To God's own house, Khane Kaaba. And
आफ्टर दैट ही गोज इनटू हिज मंडेन लाइफ, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, टू whom? हजरत खदीजा. Who is there with Hazrat Khadija? There is Hazrat Fatima around. There is Hazrat Ali around. There is Hazrat Zaid around. Wow, what a beautiful scene it must have been. So he comes back to the bedrock of his life, Hazrat Khadija. And then, like a great writer, Leslie Hazelton finishes this paragraph by saying, but coming back does not always, but coming back down was not always so easy. No, this is amazing. I just love her writing because she has dropped something here. Any good reader would now understand कि कुछ तो होने वाला है. Not every day is going to be this beautiful. कुछ different होने वाला है. And then she leaves the discourse right there. खलास, अब कुछ और बात करते हैं. क्या बात करते हैं? वापस जाते हैं हार्श हिजाज लैंडस्केप. ये जो ये हार्श हिजाज हम कहते हैं अरब के ये वाले हिस्से को. ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला इज़ दैट विच इज़ कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. अरेबियन पेनिनसुला के वेस्टर्न साइड पे रेड सी है, सदर्न साइड पे अरेबियन ओशन है, सॉरी अरेबियन सी है जो इंडियन ओशन का हिस्सा है, एंड ऑन इट्स ईस्टर्न साइड इज़ पर्शियन गल्फ. तो ये इसके 3 साइड हो गए. नॉर्दर्न साइड पे लैंड के साथ कनेक्टेड है. तो ये हो गया अरेबियन पेनिनसुला. इसी अरेबियन पेनिनसुला में मॉडर्न कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुवैत है. कुवैत चलो पर्शियन गल्फ पे है, बट वी कैन टेक दैट आल्सो टू बी द पार्ट ऑफ दिस वेरी एरिया. कतर है. ये सारा एक ही हिस्सा है. वी कैन कॉल इट अरेबिया के डिफरेंट हिस्से. इसमें से हम ज़्यादा वाकिफ़ मॉडर्न जनरेशन हमारे वक्त की सऊदी अरेबिया से है. तो सऊदी अरेबिया को भी अगर हम ध्यान से देखें, वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. वी कैन से ये कोई पॉलिटिकल डिवीजन उनके नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसको ऐसे देख सकते हैं. एक हम देख सकते हैं उसका जो वेस्टर्न साइड है, जो रेड सी के बिल्कुल बगल में है और पैरेलल टू रेड सी है, उसको हम हिजाज कहते हैं. इसी के बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा सदर्न साइड में आता है मक्का, और फिर उसके नॉर्थ में आता है लगभग 500-600 किलोमीटर दूर या ज़्यादा ही होगा, आई एम नॉट श्योर, मदीना. तो ये दोनों जगह हिजाज में आती है. ये जो बाकी एरिया बचा इसको हम नजद कह सकते हैं. ये जो ये डेजर्ट लैंड बना रहा नजद में ही रियाज है, जो कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, द सीट ऑफ द पावर. तो ये है हिजाज. हिजाज का जो लैंडस्केप है, इट इज़ मोर रॉक दैन सैंड. नजद का जो लैंडस्केप है, इट इज़ मोर सैंड दैन रॉक. तो ऐसा है. तो अब ये क्या कह रही है कि ये जो हिजाज का लैंडस्केप है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप बोलेंगे रिमझिम वाली बारिश, खूबसूरत बारिश ना, वो जेंटल रेन जिसको आप बड़ा एंजॉय करते हैं. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट हेयर. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आएगी पहले तो अचानक बारिश आएगी, कभी भी आएगी. यहाँ पे कोई ऐसा सीज़न नहीं है बारिश का. और जब आएगी इट वुड बी वायलेंट डाउनपोर्स, एंड इट वुड बी सो वायलेंट दैट इट वुड रैक हैवक, तबाह और बर्बाद कर देगी ये पूरे खित्ते को. एंड कंपेयर इट विद द मोस्ट मेलेवोलेंट ऑफ जिन्स. वो जिन वगैरह फिर सब भूल जाएंगे आपको जब यहाँ की बारिश आप देखेंगे, जब मूसलाधार बारिश होती है. एज इफ देयर इज अ वेंजेंस इन दिस रेन, किसी चीज़ का बदला लेने आई है. एंड वाटर विच यू वुड कीप ऑन सर्चिंग फॉर हर लम्हा इन डेजर्ट, इट वुड ऑल ऑफ अ सडन टर्न इनटू द एजेंट ऑफ डेथ. ऐसी बारिश होती है यहाँ पे. स्काई माइट बी क्लियर, बिल्कुल आपको दूर तक कोई क्लाउड नहीं नजर आएगा. So that the first sign of rain cascading off rock miles away could be nothing more than a barely perceptible scent carried on a passing breeze. आपको बारिश का इतना ही थोड़ा सा वो ना अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है, जो पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं रेन को, वो थोड़ी सी आपको शायद फ्रैग्रेंस आएगी कि दूर कहीं बारिश हो रही होगी. और इस फ्रैग्रेंस को अगर आप ना भी पहचाने, आप ना भी नोटिस करें, बट एनिमल्स डू.
they would stand still. They would know कि something is coming, something is coming. Their ears are alert. वो खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, and they are aware कि कुछ तो होने वाला है. Minutes would pass, sometimes hours would pass, and then all of a sudden the underfoot begins to dampen. हो रही है बारिश अब शुरू. एंड पहले शायद थोड़ी सी इट वुड बी थोड़ा सा ना ड्रिजल में बी एज इफ समवन हैड एम्प्टीड अ पेल ऑन द ग्राउंड. लेकिन फिर ये जो छोटा सा ट्रिकल है, छोटी सी ड्रिजल है, अबे और बढ़ती जाएगी. टगिंग जेंटली एट योर एंकल्स एज अ फेंट रंबल एकोज थ्रू द माउंटेन्स. ये जब नीचे बरसेगा पानी, वहाँ से छींटे उठेंगी एंड यू वुड बी फीलिंग दैट अराउंड योर फीट कि ये बारिश बढ़ रही है और बढ़ रही है. एंड देन देयर वुड बी गरजना और बरसना. ये गरजना होगा बादलों का, ये जो इट्स लाइक अ बाउल. मक्का इज़ लाइक अ बाउल. यू हैव टू विजिट इट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. इट्स लाइक एक फ्लावर की तरह है, एक रोज़ की तरह है. देयर आर रोज ऑफ दीज पेटल्स एंड देन इन द सेंटर इज ये खाने काबा. तो इस बाउल के ऊपर मान लीजिए कुछ समथिंग गरज रहा है. देयर वुड बी echoes around. It would be terrifying at the same time and beautiful at the same time. And before you would know what's happening, you would be stumbling in the current that seems to have come from nowhere. But why would this happen in Mecca? थोड़ी सी जियोग्राफी समझ लेते हैं. ऐसी बारिश वहाँ पे होगी और अचानक से इतना पानी कहाँ से आएगा? अचानक से इतना पानी इसलिए आएगा, पहले तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है. ये जो सरफेस रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ जो पानी सरफेस के ऊपर है, ये कितना होगा ये डिपेंड करेगा बारिश कितनी हो रही है और इस बारिश में से कितना ज़मीन के अंदर जा रहा है. अब व्हाट हैपन्स विद सच एरियाज जहाँ पे बेडरॉक पत्थर का है, सैचुरेट हो जाती है सॉइल बहुत जल्दी. उसके बाद वो नीचे नहीं जा पाता है पानी फिर उसके बाद ऊपर ही फ्लो करना शुरू कर देता है. दैट्स व्हाट इट्स लाइक वाटर फॉलिंग ऑन कंक्रीट. आपके यहाँ जो सड़कें होती हैं, सड़कों पे जब बारिश होती है तो क्या होता है? इट कैन नॉट परकुलेट डाउन. तो क्या होगा? वो ऊपर रह जाएगा और इसकी वजह से देयर वुड बी फ्लड. अर्बन फ्लड इसलिए बड़ी क्विकली हो जाते हैं क्योंकि पूरा एरिया ही कंक्रीट से कवर्ड होता है. नाउ थिंक ऑफ दिस एज नेचुरल कंक्रीट एंड देन नाउ कंसिडर what are you looking into. You are looking in the city of Mecca right now. What is Mecca? Mecca is like a बाउल में चारों तरफ से पानी किस डायरेक्शन में जाएगा? एक ही डायरेक्शन में जाएगा. ये जो पूरा पहाड़ पे पानी बरस रहा है, ये सारा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अगर ज़मीन प्लेन होगी तो हर जगह अपना थोड़ा थोड़ा परकुलेट होता जाएगा नीचे. लेकिन ये जो टोपोग्राफी है, ये इसको इकट्ठा करेगी एक जगह. द रोर ऑफ इट इज़ ऑन यू नाउ. द टेरिबल साउंड ऑफ लार्ज स्टोन्स ग्राइंडिंग अगेंस्ट रॉक. अब इसमें छोटे छोटे पत्थर भी इसके साथ बह रहे होंगे. इसमें डिफरेंट पौधे, उनकी टहनियाँ भी होंगी. There would be drowning animals and you could hear them growl, etc. But you can't hear your own voice after some time because the rain is now going to downpour like anything now. अब इस सब में गरजना हो रहा है, बरसना हो रहा है, पानी की आवाज़ है, ये पत्थरों की आवाज़ है, हर तरफ से शोर ही शोर है. And you can't hear anyone's cry anymore. And there is chaos all around. There is water and debris. बस ये है अब. और इस माहौल में if a stone hits your head and you lose consciousness, इस 3 इंच के पानी में भी डूब के कोई मर सकता है, इतना ज़्यादा पानी है. और ऐसे माहौल में पूरे हिजाज में the worst place to be in Mecca in such a flood would be at its lowest point. जो इस पूरी वैली का लोवेस्ट पॉइंट है, सारा पानी उसी डायरेक्शन में आएगा. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज एग्जैक्टली वेयर खाने काबा स्टूड. तो जियोग्राफिकली दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू बी एट. नाउ इवन इफ दीज फ्लड्स वुड बी शैलो, लेकिन sometimes they would get big. They would get big on Mecca itself. लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गार हिरा से आ रहे थे 605
दैट इज़ द ईयर 605। इसको अगर कंटेक्स्ट में प्लेस करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 उनकी बर्थ है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द प्रॉफिट वाज अराउंड 35 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 साल के थे, हम उस मौके की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक बारी व्हेन ही वाज देयर माउंट जबल नूर में, तो अभी वो जबल नूर नहीं है बाय द वे, जबल नूर वो बाद में बनेगा। तो वहाँ से वो आ रहे हैं, देयर इज अ वायलेंट स्टॉर्म एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दिस नोबल सेंचुरी। तो इस स्टॉर्म की वजह से जो फ्लड आया, मैकन्स कहते हैं, हमारे पास रिवायत है कि इस जैसा फ्लड उससे पहले इन्होंने नहीं देखा था। इसका कहने का मतलब हुआ इस जनरेशन की याददाश्त में ये सबसे बड़ा फ्लड था। प्रिकॉशनरी मेजर्स इन्होंने लिए थे। खाने काबा के अराउंड इन्होंने एक सेमी सर्कुलर वॉल बनाई थी, जिस डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा पानी आता था उस डायरेक्शन में, ताकि खाने काबा प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन जब इस लेवल का पानी हो, जब इस लेवल का फ्लड हो, देन दिस वॉल इज़ नॉट एनफ, एंड अगेंस्ट दिस फ्यूरी द वॉल गेव वे अंडर द बैटरिंग ऑफ बोल्डर्स एंड डेब्री। ये जो पत्थर इसके साथ टकरा रहे थे, ये वॉल 2 मिनट में गिर गई। और ये टॉरेंट था, इट रेस्ड इनटू काबा। तो खाने काबा के प्रिसेक्ट में ये दाखिल हुआ, स्विरलिंग अराउंड द टॉटम स्टोन्स। ये जितने भी बुत थे उन सब के अराउंड इट वाज स्विरलिंग अराउंड, एंड इट वाज क्रैशिंग इनटू द सेंचुरी इटसेल्फ विद सच फोर्स दैट इट वॉश्ड अवे द एंटायर क्ले मोर्टार। जो भी इसकी दीवारें जिन भी चीज़ों की बनी थी मिट्टी वगैरह की, वो सारा इसने अपने साथ बहा ले गई ये पानी, एंड इट लूजनड इट स्टोन वॉल्स। अब क्या होगा अगला स्टेप? इट वुड कोलैप्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और जब तक ये पानी बरसना ख़त्म हो गया था, बारिश ख़त्म हो गई थी, और ये फ्लैश फ्लड्स होते हैं ये चंद लम्हों के होते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं ये इमीडिएटली। And by the time this rain had gone, the flood had gone, there was no Kaaba. The Kaaba was reduced to rubble. इसकी जो दीवारें थी वो ज़मीन पे आ गई हैं। तो ऐसे माहौल में देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट रीबिल्डिंग इट, क्या उसको रीबिल्ड करें, कब करें, क्या ना, रीबिल्ड करना है और इमीडिएटली करना है। इससे पहले कि ये ख़बर पूरे अरेबिया में फैले, इससे पहले कि इसको एज ए बैड ओमेन लिया जाए, बेहतर है कि क्विकली इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए। जो बड़े बड़े थे, कश्मीरी में कहते हैं जिट सम खेवें सरी, जो भी कुरैश काउंसिल के थे ना, बड़े बड़े लोग, बड़े ट्राइब्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, दे मेट एंड दे डिसाइडेड कि इस बारी जब हम खाने काबा की कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी वुड रेज इट अ लिटिल, हम इसकी फाउंडेशन को थोड़ा सा रेज करेंगे, ताकि इसका जो डोर वे होगा वो फ्लड लाइन से ऊपर रहे। ये इंजीनियरिंग के बेसिक्स हैं। आप में से जो इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो आपने डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस वगैरह में ये पढ़ा होगा कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है किसी नदी पे ब्रिज। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे लुक इनटू इज़ कि पिछले सालों में 30-40 साल में क्या है हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लड, तो उसके हिसाब से फिर आप उसको उसके हाइट आप रखते हैं। तो इन ए वे रूडिमेंट्री सिविल इंजीनियरिंग ऑफ कुरैश चल रही है कि बारिश यूजुअली इस हाइट तक होती है, ये फ्लड इस हाइट तक होता है, तो वी वुड कीप इट्स हाइट, इसकी जो फाउंडेशन की हाइट है उससे थोड़ी सी वी वुड रेज इट अबव द न्यू पीक फ्लड लेवल। एंड this time what they did was they settled on an almost cubic shape, which it wasn't like that before, and that's what they decided. So और फिर एज लक वुड हैव इट, इसी तूफान में, अगर आपको फिर से इल्म है कि हम किस खत्ते की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अरेबियन पेनिनसुला, इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट हिजाज विच इज़ टुवर्ड्स वेस्ट, और इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट मक्का। मक्का इज़ वेरी नियर टू द सी, इट इज़ नॉट नियर सी बट वेरी नियर टू द सी। कहने का मतलब इट्स नॉट लाइक बॉम्बे, मुंबई की तरह नहीं है। मुंबई बिल्कुल सी, इट्स ऑन द शोर,
We are not talking about that kind of. Jeddah would be that. Jeddah मक्का से I think 70-80 किलोमीटर दूर है. And Jeddah is almost on the shore. And if I'm not mistaken, it is on the shore. तो रेड सी के बिल्कुल बगल, मान लीजिए 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर दूर होगा मक्का. तो इसी तूफान में रेड सी में भी एक कश्ती ना डूब गई थी. एंड उसकी जो उसका जो टिम्बर लकड़ी वगैरह है, इट इज़ थ्रोन ऑन द शोर. तो यहाँ से इनको खाना काबा बनाना है, वहाँ से लकड़ी का इंतज़ाम हो गया. सो दे वुड सैल्वेज फ्रॉम दिस शिपरेक एंड ब्रिंग इट एंड it would serve as the solid infrastructure of the new Kaaba. बहुत बड़ा अफेयर था ये. मक्का revolved around Kaaba, both literally and metaphorically, and everyone in Mecca was involved in one way or another. और इसमें नोबल सेंचुरी है. अभी भी आप देखते हैं कि कैसे मुसलमान थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको बड़ा एक ना एजाज़ मानते हैं कि उनको खिदमत करने का मौका मिले मस्जिद हरम में या फिर मस्जिद नबवी में. तो इस वक्त भी ऐसा ही रहा होगा कि यहाँ पे काम करना, इट वाज ए प्रिविलेज, इट वाज नॉट ए डेली चोर. तो इट वाज केयरफुली पोर्शनड आउट बिटवीन द वेरियस क्लान्स ऑफ द कुरैश. आप ये करो, हम ये करेंगे, दूसरा वाला ग्रुप ये करेगा. एवरीवन हैज़ समथिंग टू डू इट. और इसकी एक और वजह भी है. कोई एक क्लान स्पेशली ऑनर्ड ना क्लेम करे खुद को वंस द जॉब इज डन कि हमने बनाया. एंड देन अमंग अरब्स थिंग्स वुड गो ऑन फॉर जनरेशंस ऑल टुगेदर. छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, दे वुड बी पुट इन पोइम्स एंड दे वुड सिंग इट फॉर जनरेशंस ऑल टुगेदर. तो अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लान ने कोई कुछ ज़्यादा काम कर लिया या उसी ने कोई इम्पोर्टेंट काम कर लिया, तो फिर दिस वुड गो ऑन फॉर जनरेशंस ऑल टुगेदर कि हमने किया था. तो यहाँ पे एवरीथिंग इज पोर्शनड आउट ताकि किसी को भी किसी और पे बर्तरी ना मिले. एंड इंडीड एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली. सारा काम बड़े आराम से हो रहा है अनटिल द टाइम केम ब्लैक स्टोन को नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पे फिट करना है. अब ये वाला काम तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता. ये एक काम है, पत्थर उठाना है, एक कॉर्नर में लगाना है. ब्लैक स्टोन अगर आप दूर से देखेंगे, यू वुड थिंक ऑफ इट एज अ ब्लैक कलर का कोई पत्थर है. शी यूजेस द वर्ड ब्लैंक ऑनिक्स. ऑनिक्स एक तरीके का पत्थर होता है, इट्स यूज्ड इन ज्वेलरी, ब्लैक कलर का. इसके डिफरेंट शेड्स भी होते हैं, लेकिन जब आप इसको थोड़ा क्लोजली देखेंगे, यू वुड सी इसमें रेड, ब्राउन और थोड़े डार्क ग्रीन के स्ट्रीक्स भी हैं. एंड इट सीम्स टू बी मीटियोराइक इन ओरिजिन. साइंसी इल्म में ये है कि बाहर से आया है, कोई मीटियोराइट है जो ज़मीन अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और फिर यहाँ अरेबिया के किसी खित्ते में गिरा होगा और उसको दे टुक. हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ ऐसा माना जाता है कि इट्स अ स्टोन फ्रॉम हेवन. तो नो हेवंस इज ऑल्सो यूज फॉर आसमान. तो आसमान से पत्थर आया ही है, इतना तो साबित है ही. इट्स मेटीरियल इन ओरिजिन. अगर आप इसको इस वक्त देखना चाहते हैं, अगर आपने खाना काबा की तस्वीर देखी है या अगर सामने देखा है, इट इज़ सराउंडेड बाय दैट सिल्वर काइंड ऑफ फ्रेम. एक कोने में है खाना काबा के एक सिल्वर फ्रेम, उसके बीच में एक ब्लैक पत्थर है. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो मुसलमानों का जो ट्रेडिशन है वो कहता है कि इट वाज प्लेस्ड इन द वॉल ऑफ द ओरिजिनल सेंचुरी बाय हज़रत अब्राहम. हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने इसको वहाँ रखा था, लेकिन फिर ये खो गया था. लेकिन फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही एक फोर फादर्स में से एक कुसै, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुरैश ट्राइब, उनको ये फिर से मिला था. जितना भी इसका आसमानी लेवल का फेम है, लेज़ली हेजल्टन कहते हैं उसके कंपैरिजन में ये पत्थर बड़ा छोटा है. इसका फेम बहुत ज़्यादा है. पत्थर तो ये फुटबॉल के जितना है बस. तो इसको उठाना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. कोई रीजनेबली साउंड मैन कैन लिफ्ट इट. ये कोई भारी पत्थर नहीं है. लेकिन मसला ये है कि हु वुड दैट मैन बी.
ये उतना भारी पत्थर नहीं है, बट द वेरी सिग्निफिकेंस, ये पत्थर को रखना है, अब हु वुड दैट मैन बी? एंड एवरीवन क्लेम्ड, नहीं, आई वुड बी दैट, वी वुड बी दैट, एंड नो वन इज विलिंग टू सीड इट। ना कोई दूसरे को चाहता है कि वो करे, एंड एवरीवन वांट्स इट फॉर हिमसेल्फ। और जो अभी तक कॉपरेशन मॉडल पे चल रहा था पूरा मामला, इट टर्न्ड आउट इनटू वायलेंट डिसएग्रीमेंट। और कुछ ही लम्हों में और पूरा मामला, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एंड फिस्ट फाइट तक हो गया। वन क्लान इवन प्रोड्यूस्ड अ बाउल फिल्ड विद एनिमल ब्लड, और उसमें अपने हाथ उन्होंने डाले, एंड देन दे वुड रेज देयर palms filled with blood, swearing कि ये पूरा कत्लो गारत हो जाएगा, खून बहा देंगे हम खुद इस काम को करेंगे। Fists were bunched and hands reaching for daggers as one of the elders, distressed at the prospect of bloodshed in this of all places, found a way to diffuse the situation. अब जब ये कत्लो गारत पे ऑलमोस्ट मामला आ गया, the hands are clenched, लोगों के हाथों में तलवारें हैं, तो एक जो इनमें से एल्डर थे, उनको एक तरीका सूझा कि ओके, इसको हल कैसे करें इस मसले को। ये सब भी बड़े थके हुए हैं, डिस्कशन से भी थके हुए और फिजिकल काम से भी थके हुए हैं। सो ही सेज, देखो, हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, हम बड़े थके हुए हैं, क्यों ना ये फैसला हम अल्लाह ताला पे छोड़ दें। लेट्स लीव द डिसीजन टू गॉड। कौन सा डिसीजन? कि ये जो ये पत्थर है, हु वुड प्लेस इट? कैसे? द फर्स्ट मैन टू एंटर द प्रेमिसेस, द फर्स्ट मैन टू एंटर द प्रेमिसेस फ्रॉम दैट पॉइंट, वो चाहे किसी भी क्लान का हो, किसी भी ट्राइब का हो, कोई भी हो, वो डिसाइड करेगा कि ये पत्थर कौन अपनी प्लेस पे रखेगा। और हुआ क्या? डिपेंडिंग अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये प्री डेस्टिन्ड था या कोइंसिडेंस, दैट मैन वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वहीं से आ रहे हैं, जबल नूर से, ये हिरा से ही आ रहे हैं। ये हिरा से आते थे एंड ही वुड डू हिज तवाफ। तो ही वाज न्यूली रिटर्न फ्रॉम हिज रिट्रीट एंड ही हैड कम हियर, वही तवाफ करने के लिए फिर से। बट इंस्टेड ऑफ वॉकिंग इनटू द पीसफुल रिचुअल ऑफ होम कमिंग, व्हाट डज ही कम इनटू? ही इज वॉकिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और जो ही लोगों की नज़र इन पे पड़ी, ओहो हो, सब खुश हो गए, ये तो अल अमीन है, ये तो अल अमीन है, दिस इज द ट्रस्टवर्दी वन, ये तो बहुत अच्छा हुआ, दिस इज द पर्सन वी वांटेड। And they are all happy and they agreed when they saw him, all of them, कि this is the right person and we would all be satisfied with his decision. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम all of a sudden इसी सोसाइटी के फ्रिंज पे रहे थे आज तक, and now he is in the center and he was to be the arbiter among all of them. And what a perfect person to be from the Quraysh perspective as well. He is enough of an insider to know what would work, कि क्या करना चाहिए। कुरैश में से ही है, बनु हाशिम में से हैं, तो अपने ही हैं, तो पता है इनको किसको देना है। कुरैश के पर्सपेक्टिव से इसको देखे। और एट द सेम टाइम ही इज एनफ आउटसाइडर कि ये कोई ना वैसा काम नहीं करेंगे कि किसी को फेवर करेंगे। ही इज एनफ ऑफ एन आउटसाइडर एज वेल, ए परफेक्ट पर्सन फॉर दिस मोमेंट। ऐसा लगता है कि ही वॉज मेड फॉर दिस मोमेंट, क्योंकि मक्का के जो बड़े मामला थे, द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द सिटी, उनमें से ये नहीं थे। तो इस वजह से शायद इस मोमेंट के लिए ये आइडियल थे। एंड इफ इट हैड बीन एनीवन एल्स हु हैड वॉक्ड इनटू काबा प्रिसिंक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, द क्वेश्चन इज मूव्ड टू द अर्ली इस्लामिक हिस्टोरियंस एज दे सॉ इट, इट कुड ओनली हैव बीन मोहम्मद। कि अगर कोई और उस वक्त आया होता तो क्या हुआ होता, इस पे कोई जिक्र नहीं है, कोई तबसरा नहीं है किसी किताब में, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये होना ही हुजूर ने था। ब्रिंग मी अ क्लोक, एक कपड़ा लेकर आओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उन्होंने ऐसा किया। फिर उसको बिछाया ज़मीन पे, और ये जो पत्थर है, द ब्लैक स्टोन, उसको उस कपड़े पे रखा। फिर फरमाया कि
जो भी हमारे बड़े हैं डिफरेंट क्लान्स के, जो लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, आप सब इसके डिफरेंट कॉर्नर्स को पकड़ो और फिर इसको एक साथ उठाओ। ऐसा ही उन्होंने सब ने किया। एंड व्हेन दे रेज्ड इट टू द राइट लेवल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इस पत्थर को उठाया और इसको वहाँ पे रखा जहाँ पे वो अब है। इट वॉज एक्लेम्ड एज ए परफेक्ट सोल्यूशन। वाह, ब्यूटिफुल। न कोई खून बहा, न कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, और सब इस ऑनर वाले काम में पार्टिसिपेट भी किए। एवरीवन हैड ए हैंड इन दिस प्रोसेस। ये बड़ा खूबसूरत है, इसमें बड़े सारे लेसन्स हैं हमारे लिए। आपको पता है, हम हमारे यहाँ, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ों में बहुत ज़्यादा है कि हमने खुद सारा करना है, हमने किसी को भी पार्टिसिपेंट नहीं बनाना है किसी अच्छे काम में। ये बड़ा अफसोसनाक है। जबकि अच्छा तरीका क्या होता है कि मेक एवरीवन फील पार्ट ऑफ इट। जब भी कोई काम कर रहे हो ना, इवन इफ आप उसको सबसे अच्छे से कर पाएं, जैसे शादी होती है हमारे यहाँ, शादी एक बड़ा खूबसूरत इवेंट है, आप उस सारे मामले को खुद हैंडल कर सकते हैं, आप ऑसम है, आप सुपर डुपर ऑसम है, आप कैपेबल है, आप पैसे वाले हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको तो खुदा की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को साथ लेकर चलें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेल दैट यंग लैड कि ओके यू गेट द तशनट, यू गेट तुम बनाओगे सैलड, तुम ये काम करोगे, यू नो दिस दिस बिल्ड्स कनेक्शंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करने के लिए कि वी डिस्ट्रीब्यूट, इसको कहते हैं डेलीगेट करना काम। व्हेन यू डेलीगेट वर्क ना, यू बिल्ड ट्रस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ते हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकल गवर्नमेंट में ट्रस्ट डेवलप करने का एक तरीका है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। क्या आप क्या करें, आप लोकल लेवल पे भी थोड़ी ताकत दें लोगों को, ताकि उनको भी महसूस हो कि वो नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेंट है। अदरवाइज बाकी सारा काम टॉप से अगर करेगा कोई, दे वुड नेवर फील रिलेटेड टू इट। यही छोटे लेवल पे आपके घर में होता है। जब घर में टॉप डाउन अप्रोच होता है कि ऊपर सारे फैसले लिए गए और नीचे तक वो कभी डिस्कशन में भी ना आए, तो घर का माहौल बड़ा ही ना टॉक्सिक हो जाता है। और इसका ऑपोजिट क्या है, वो एक दूसरा एक्सट्रीम, जहाँ बच्चे ही घर में राज करते हैं, स्लेव हैज़ गिवन बर्थ टू इट्स मास्टर, वो भी बड़ा बुरा हाल है। वैसे घरों का भी मामला बड़ा बुरा होता है। एक स्वीट इन बिटवीन है, एक बड़ा खूबसूरत इन बिटवीन है, जहाँ पे हमको रहने की कोशिश करनी चाहिए जिस हद तक हो सके। टेक पीपल अलोंग। आप द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं अपनी टीम में, आप बॉलिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, आप स्लॉगर भी है, ओपनर भी हैं, वन डाउन भी है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी टीम में कोई नहीं खेलेगा। बेहतर है कि आप थोड़ा सा पीछे हटा करें कभी कभार, और दूसरों को मौका दिया करें। ब्रिंग देम अलोंग कि ये वाला काम तुम करोगे, एंड यू वुड सी हाउ पीपल वुड फील part of the entire thing. And that's what makes great leaders. What is the difference between a manager and a leader? Not much. But manager is always outside, leader is part of the gang. To be like that, and we are running short of people who can lead, and we need them. And here is a good lesson. And from whom, about whom God said, indeed in the Prophet of Allah you would find the best example to follow. उसवा हसना, हसन से आता है हुस्न। तो ऐसे एक्ट जिसमें हुस्न हो, जो हसीन हो, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? वो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेंगे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू, टेकिंग पीपल अलोंग। सो यू शुड ऑलवेज डू इट, इवन इफ आप ही को अगर वो ना, क्या कहते हैं, वो लकी ड्रॉ निकालते और सिर्फ आपका नाम आता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही कर सकते थे कि मैं इस पत्थर को खुद रखूँगा, किसी को इसमें पार्टिसिपेंट ना बनाते। और मैकन ने तो यही फैसला किया था कि ये शख्स जो भी फैसला लेगा वी वुड एक्सेप्ट दैट। लेकिन उसके बावजूद ही टुक देम अलोंग। एंड रिमेंबर दिस इन योर लाइफ, वेयर एवर यू गेट ए चांस टू लीड, टेक पीपल अलोंग। So it was a perfect solution. Everyone had his hand in it, and everyone was equally honored in this process.
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जो छोटा डेमोन्स्ट्रेशन था ऑफ द कंस्ट्रक्टिव पावर ऑफ यूनिटी, लेकिन ये साइमल्टेनियसली उनके लिए एक रिमाइंडर ऑफ डिवीजन भी था कि सोसाइटी कितनी बिखरी हुई है, कितना फ्रेजाइल यहाँ का पीस है, कितने छोटे से मोमेंट में टूट सकता है. What would stay with him was not the praise for his judiciousness, लेकिन what would stay with him was कि कितने जल्दी और कितनी छोटी सी बात पे ये सोसाइटी वायलेंस पे उतर आई, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे लड़ना, वायलेंस इज फॉरबिडन. इसी कॉइन का दूसरा पहलू भी ये उनके सामने आया होगा. जब वो वहाँ से निकले होंगे उस दिन, ही हैज़ टू हैव बीन मोर अवेयर देन एवर अपनी एम्बिवेलेंट पोजीशन इस सोसाइटी में. इन पे यकीन ही क्यों है? बिकॉज ही इज़ नॉट एंटायरली वन ऑफ देम. ही इज़ वन ऑफ देम बट येट नॉट वन ऑफ देम, ओनली बिकॉज ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू लीड. कि वो इस सोसाइटी को लीड करने वालों में से नहीं है. और सो ही मस्ट हैव थॉट. क्या ऐसा ही था? वो फिर हमको आगे पता चलेगा. विल स्टॉप हियर एंड नोटिस कि लेज़ली हेजल्टन ने इसको कैसे क्लिफ हैंगर की तरह ख़त्म किया. और सो ही थॉट, कि ऐसा उनको लगा होगा कि ही इज़ नॉट देयर लीडर, लेकिन वक्त कुछ और ही बताएगा. तो क्या होगा फिर आगे? यहाँ पे चैप्टर 6 आई थिंक मुकम्मल हो गया. चैप्टर 7 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.